स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व करना है ई-कैट 2019 के पेपर के मैथ पोर्शन को, और इसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स भी इस्तेमाल करेंगे और उनको कैसे टाइमली हमने सॉल्व करना होगा, टाइम कैसे बचाएंगे पेपर्स को एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, वो सारे तरीक़ेकार हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं पेपर 2019 ई-कैट। ई-कैट 2019 के 3 क्वेश्चंस मैंने सामने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ऑप्शन ए है 16.33, आगे सो ऑन है, मतलब ये 3 रिपीट होता जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें पॉइंट के बाद। इसके बाद है ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी है √2, ऑप्शन डी है ई। इसमें ई की वैल्यू है 2.71728। तो अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होने जरूरी हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी आप इस तरह से लिख लें कि X इज नॉट इक्वल टू P ओवर Q, इसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बाद ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिससे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते? अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो 5 भी आप लिख सकते हैं 5/1, वैसे 2/5 लिखा हुआ है ये भी। अगर √21 लिखा हुआ है तो इसे भी आप ओवर 1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी P और Q, ये भी P और Q, ये भी P और Q। अब ये P ओवर Q की फॉर्म में तीनों मेंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं है कि इसकी जो सेकंड कंडीशन है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। यहां पर √21 है और √21 इंटीजर नहीं है। अगर ये √21 जो कि P की वैल्यू दे रहा है यहां पे और ये Q की वैल्यू दे रहा है, ये दोनों बिलोंग टू Z होने चाहिए थे, लेकिन ये बिलोंग टू Z नहीं, तो ये कंडीशन इसमें वायलेट हो रही है। इसका मतलब है कि √21 रैशनल नंबर नहीं है। हम इसे P ओवर Q की फॉर्म में इस तरह से अगर लिख भी लें तो ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से √21 इज नॉट रैशनल, यानी ये एक इरैशनल नंबर है। इसी तरह ऑप्शन सी जो इसमें से खत्म हो गई, क्योंकि उसमें √2 है, √2 ओवर 1 बनता है, ये वाली कंडीशन वायलेट हो रही है, ऑप्शन सी इसमें वैलिड नहीं है। इसी तरह अगर हम बात कर लें पाई पर, तो पाई जो होता है, पाई इज एन इरैशनल नंबर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इरैशनल नंबर होता है। अब ये इरैशनल नंबर किस तरह से होता है, अब इसको देख लें। इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की। तो उसके लिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 1/4 है, इसे आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो डिवाइड कर लें 1 को 4 पर, 0.25 आ जाता है। इसी तरह अगर 1/2 को डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 आ जाता है। इसी तरह अगर 1/3 को डिवाइड करते हैं तो ये 0.333, इसी तरह ये रिपीट होता रहता है। तो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। एक और नंबर हम खुद से लिख लेते हैं। डेसिमल पार्ट्स मैंने फ्रैक्शंस को लिखा, अब खुद से एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 5.27414789241, इस तरह के मैंने मुख्तलिफ नंबर्स लिख लिए। तो ये 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखी है, एक तो ये कि जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं, और दूसरी ये कि जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं फाइनाइट हैं इन दोनों में। अगर डिजिट्स फाइनाइट होंगे तो आप इन्हें क्या कहते हैं? ये दोनों टर्मिनेटिंग, और ये दोनों है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों केस नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग केस होता है वो हमेशा ही रैशनल नंबर होता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग इज ऑलवेज रैशनल। इसके बाद दूसरी बात आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लास्ट में मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं।
दो एग्जांपल्स। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो ये कि कोई एक सिंगल डिजिट रिपीट होता रहे, या फिर दो डिजिट्स रिपीट हो, या फिर डिजिट्स का कोई ब्लॉक हो, जैसे कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार बार रिपीट हो, 1 2 3 4 आ जाए, फिर 1 2 3 4 आ जाए, फिर 1 2 3 4 आ जाए। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, उनको हम कहते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और उसके साथ साथ रिकरिंग भी होंगे तो वो रैशनल होंगे। लेकिन जो इररैशनल हैं वो सिर्फ ऐसे नंबर होंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और इसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होंगे, यानी नंबर्स का कोई ब्लॉक बार बार एक तरतीब के साथ रिपीट ना होता हो, तो फिर हम उसे कह देते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि डिजिट्स इनफाइनाइट हैं। अब इनमें ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल है, लेकिन ये नंबर, इसमें नंबर्स की कोई तरतीब नहीं है, कोई नंबर्स का डिजिट्स या कोई नंबर का ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इस वजह से ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये इररैशनल के केस में आता है। अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन में 16.333 और सो ऑन आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 ही रिपीट होता जा रहा है। अगर 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है तो वो किस केस में आ रहा है? रिकरिंग के केस में आ रहा है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि ये नंबर तो रैशनल नंबर है, तो हम इसको चूज करते हैं कि ये रैशनल है। लेकिन अभी तक हमने आंसर डिसाइड नहीं किया, अभी इसमें पाई की वैल्यू बाकी रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की अमूमन वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, या फिर हम पाई को अमूमन यूज करते हैं पॉइंट्स में 3.14। लेकिन ये इसकी कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं होती, हमेशा ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर 22/7 को भी डिवाइड करें 3.14 उसमें भी आ जाता है, और हम 3.14 डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं, तो ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो होती है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आज तक फाउंड नहीं हो सकी, तो इसकी जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यूज करते हैं वो यही होती है 3.14159 और सो ऑन। बहुत सारे डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन एक जैसे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, रिकरिंग नहीं है। ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आता है, और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम भी नहीं है। ये जो वैल्यूज हम इसको फ्रैक्शन में करके यूज कर रहे होते हैं, फ्रैक्शन में करने के बाद ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो आ जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर आते हैं वो रैशनल हो जाते हैं, लेकिन ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। वैल्यू जब भी अप्रोक्सीमेट ली जाती है तो फिर आप उसको उसी एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से देख रहे होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू तकरीबन इस तरह की है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए पाई इररैशनल नंबर ही कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जो ई की वैल्यू है 2.71728 सो ऑन, इसको भी अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो इसकी वैल्यूज में भी कहीं पर पॉइंट के बाद एक जैसा नंबर्स का ब्लॉक रिपीट नहीं होता। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के केस में आता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो इररैशनल होगा। तो बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये इसके अंदर वैलिड नहीं है, इररैशनल है, और जो अल्फा है ये रैशनल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि लेट आर जेड क्यू एंड डिनोट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहली ऑप्शन है एन सबसेट क्यू सबसेट आर, इसी तरह दूसरी ऑप्शन है एन सबसेट जी सबसेट क्यू सबसेट आर, तीसरी ऑप्शन है एन सबसेट जी सबसेट आर, और आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब इसमें एन उसने बता दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि एन एक एन इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, क्यू रैशनल नंबर्स को और आर रियल नंबर्स को शो करता है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा होता है? 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह इसमें क्यू की ऑप्शन है, इसमें जेड है, पहले हम जेड को लिख लेते हैं, तो ये बनता है 0 प्लस और माइनस दोनों, +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, इसी तरह +3 भी है और -3 भी है, ये सो ऑन चलेगा। और जो क्यू है ये कौन से नंबर्स होते हैं? अब जो क्यू है उन्हें आप सिर्फ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x belongs to, x such that x is equal to p over q where pq belongs to z and q not equal to 0। p और q दोनों को प्राइम भी होने चाहिए, ये भी इसमें होता है।
Q के बाद इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स के यूनियन करने से हासिल होता है। अब जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसके तमाम मेंबर्स Z के अंदर मौजूद हैं, इसलिए जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो Z का सबसेट है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है इसमें कि नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स Z के अंदर होते हैं। इसी तरह जो Z के मेंबर्स हैं तमाम, ये भी 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1 लिखा जा सकता है, P by Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सबसेट बनता है Q का। और जो रैशनल नंबर हैं उनको और इरैशनल नंबर्स को मिलाकर यानी इनका यूनियन टेक करते हैं तो R बनता है, इसलिए Q R के अंदर मौजूद होते हैं तमाम, इस वजह से ये Q इसका सबसेट बन जाता है। तो ये हमारे पास इनका आपस में रिलेशन बनता है। तो यहां पे देख लेते हैं N, Q और R, L ये पहली वाली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन N, Z, Q एंड R ये भी वैलिड है। फिर थर्ड ऑप्शन है N, Z एंड R ये भी वैलिड है, और ऑल ऑफ दीज, इसका रिजल्ट होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को आप देख लें। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है क्या वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ द शेडेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज। अब इसमें से वैलिड एक्सप्रेशन हमें ढूंढना है उस वेन डायग्राम के लिए। पहली ऑप्शन है A सबसेट B, A इंटरसेक्शन B एंड यूनियन C। अब A इंटरसेक्शन B कब होता है? जब देखें कि इस तरह से A है सेट और ये सेट B है, वेन डायग्राम बना रहे हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट इसके अंदर कौन सा है? A और B का, ये वाला, ये कॉमन पार्ट हो गया A B का। इसके साथ हमने C का यूनियन करना है। अब जो C है वो किस फॉर्म में है? C इस तरह से है। जब C का इस पार्ट के साथ जो मैंने ब्लू के साथ शेड किया, C को जब इसके साथ आप यूनियन कर देंगे तो यूनियन करने का मतलब है कि वो वाला पार्ट भी शामिल है और यानी A इंटरसेक्शन B और C दोनों ही शामिल हैं, तो ये फिगर बनती है, जबकि वो वाली फिगर ये नहीं है। इसके बाद B ऑप्शन को आप देख लें, ये A ऑप्शन थी, B ऑप्शन को देख लें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है। तो A B इनका इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट है। इसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है हमने C कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब C कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि C के अलावा बाकी जो पार्ट भी क्वेश्चन के जो भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे, तो C को छोड़कर A और B के तमाम एलिमेंट्स, इसका मतलब हुआ C कॉम्प्लीमेंट है ये वाला पार्ट, ये सारा, इसी तरह ये भी, ये सारा ऊपर वाला, ये सारा C कॉम्प्लीमेंट है जो C सर्कल के अलावा है। तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करना है। जब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आ गया, और बाद में इसका C के साथ यूनियन करना है। जब C के साथ यूनियन कर देंगे तो कंप्लीट C का सर्कल भी साथ शामिल हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगी जो कि गिवन नहीं है। इसके बाद C ऑप्शन को देख लेते हैं। C ऑप्शन में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट पहले से मौजूद है, जो हमने पहले बना लिया था, सिर्फ इसमें C का यूनियन किया हुआ था उसमें, उसको हम हटा लेते हैं यहां से। अब देखें A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट है। C कॉम्प्लीमेंट इस C सर्कल के अलावा बाकी A और B दोनों का जो बाकी पार्ट बच गया है वो है C कॉम्प्लीमेंट। तो इस C कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने A का इंटरसेक्शन करना है। जब A का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये भी उस डायग्राम में नहीं है। इसके बाद लास्ट वाली ऑप्शन बाकी बच गई, यही इसका रिजल्ट होगा। अब इसका राइट आंसर चूंकि A, B और C तीनों तो नहीं थे, तो आंसर तो एक ही, बाकी तीनों हमने देख लिया चेक करके डायग्राम बना के कि वो रॉन्ग है, तो आंसर तो D ही बनता है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट को हमने पहले भी बना के देखा था, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आया था, ये पार्ट बन गया। इसका यूनियन करना है हमने A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन C। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A सर्कल के अलावा जो भी पार्ट बच गए B और C के, यानी ये वाला कंप्लीट हिस्सा, ये भी, ये तीनों पार्ट जो नजर आ रहे हैं ये तीनों A के अलावा हैं, तो ये A कॉम्प्लीमेंट बना। इसी तरह जब उसने बताया कि अब इसका इंटरसेक्शन करना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो B के अलावा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों बनते हैं। पहले वाले को मैं A कॉम्प्लीमेंट में इसके जो है ना वो ब्लू के साथ मैं शो कर देता हूं,
और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ब्लैक के साथ मैंने टिक लगा दिए हैं, और इंटरसेक्शन करना है इसका सी के साथ। अब इस सारे का हमने इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, तो ये वाले 3 पार्ट्स हैं, ये वाले 3 पार्ट्स हैं, ये वाला सी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने कॉमन पार्ट निकालना है, तो इनका जो कॉमन पार्ट बनता है तीनों का, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी तीनों का, वो सिर्फ इतना है, यहां से ये, यानी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बनता है। ये कॉमन में नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ बी में आ रहा है, ये ए में आ रहा है, सिर्फ जो तीनों में आ रहा है वो ये वाला है। बी कॉम्प्लीमेंट में भी ये पार्ट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी ये पार्ट आ रहा है, और इसके साथ साथ सी में भी ये पार्ट आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तीनों का कॉमन है, ये वाला सिर्फ बी और सी का कॉमन है, ये सिर्फ ए और सी का कॉमन है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये इसमें आ रहा है। तो ये वही वाला डायग्राम है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सामने लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू e पावर माइनस आयोटा थीटा t इज डिफाइंड फॉर t रियल, द मॉडुलस ऑफ z इज 0, 1, थीटा और थीटा इंटू t। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को इस तरह से लिखा गया है, z इज इक्वल टू e और इसकी पावर में लिखा हुआ है आयोटा थीटा और t लिखा हुआ है, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा एंड t। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने का ये भी एक मेथड है। जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने का एक और मेथड है वो हम ये पढ़ते हैं, x प्लस आयोटा y, पोलर फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको ये लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है इसकी, कार्टेशियन फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। इसके बाद इसकी एक और फॉर्म है z इज इक्वल टू e और इसकी पावर में आयोटा थीटा लिखा जाता है। e की पावर में आयोटा थीटा जब लिखा जाता है तो उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos और ये वाला थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये वाली जो फॉर्म है पोलर फॉर्म, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ये वाला सारा e पावर आयोटा थीटा में आ जाता है और ये r आ जाता है e आयोटा थीटा, यानी ये पोलर फॉर्म ही है। असल में लिखने का तरीका है पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म हमारी बुक में मौजूद है लेकिन उसमें इस तरह से इसको मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये न्यू है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है z इज इक्वल टू e और पावर में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं cos आयोटा, और आयोटा के अलावा जो भी इसकी पावर में था वही हमने यहाँ थीटा लिखा था cos के साथ और साइन के साथ। यहां पर भी वही मेथड है कि आयोटा के अलावा जो बाकी है माइनस t और थीटा, इसको cos के साथ लिख लें, प्लस आयोटा लगाकर फिर साइन और फिर आयोटा के अलावा जो कुछ भी है उसे आप इस तरह से लिख लें। t इसमें कहा हुआ था कि रियल है, यानी रियल नंबर है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, थीटा को मैंने बाद में लिख लिया। जैसे 2 थीटा होता है, 5 थीटा होता है, उस हवाले से मैंने इसको t को पहले लिख लिया। तो ये वाली इसकी फॉर्मेशन है। इसका हमने मॉडुलस टेक करना है। जब मॉडुलस टेक करते हैं तो मॉडुलस टेक करने का तरीकेकार क्या है, इसका स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं, cos स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विद सेम एंगल गिव्स 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो z का मॉडुलस 1 है और इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो बी ऑप्शन में है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए तमाम ऑप्शंस में हमने देखना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। 1, 2, 3, 4 और 5, 6 ऑर्डर पेयर्स जो होते हैं वो तभी चेंज होते हैं कि जब 1, 2 है और 2, 1 कर दें। अगर 2, 1 कर दिया है तो वो ऑर्डर पेयर्स सेम नहीं होते, मतलब 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 6 यहां पर भी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 के पेयर्स मौजूद हैं। इस सेट में भी 1, 2, 3, 4 और 5, 6 के पेयर्स मौजूद हैं। तो पेयर्स की तरतीब बदलने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये सेट की प्रॉपर्टी है कि अगर सेट में लिखा हुआ है 1, 2 और 3 ये, और अगर लिखा हुआ है 3
2 और 1, तो ये आपस में इक्वल ही हैं। अगर इसमें आप 1 को पहले लिख लें, 3 को फिर लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, तो ये भी आपस में बराबर हैं। नंबर्स की जगह बदलने से सेट चेंज नहीं होता, इसलिए इन पेयर्स की जगह बदलने से सेट चेंज नहीं हुआ। ए और बी सेम है। इसको देख लें, 1 2 पेयर है, फिर 3 4 की बजाय 4 3 का पेयर आ रहा है। अगर 3 4 होता तो फिर ये सेम होता। यहाँ 4 3 का पेयर आ रहा है, 5 6 तो सेम ही था, लेकिन 4 3 की वजह से डिफरेंट हो गया और हमें डिफरेंट को ही फाइंड करना था, तो ये डिफरेंट है इसके अंदर, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले, सिलेक्ट करने से पहले हम इसको देखते हैं, हमेशा चौथी ऑप्शन को भी देखा जाता है। तो 5 6 3 4 1 2 सेम पेयर्स हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस रिलेट टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। अगले दोनों क्वेश्चन 6 और 7 इससे रिलेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें x और y दोनों की पावर्स 1 है, वो लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पे z भी लिखा हुआ है, 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो हम यहाँ इस तरह से कर लेते हैं, सी जेड इज इक्वल टू डी या इज इक्वल टू के कर लें। 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की पावर 1 होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद इसमें सिस्टम लिखा हुआ है। सिस्टम का मतलब होता है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस आ जाएं, उसे सिस्टम कहेंगे। चाहे 2 हो जाएं, चाहे 3 या और ज्यादा हो जाएं, वो सिस्टम बन जाता है। ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। एक और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, dx प्लस ई वाई प्लस एफ जी इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड पे लाजमी है कि 0 हो, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर लिख दिया जाए प्लस जी इज इक्वल टू 0, राइट साइड में मैंने 0 कर दिया, इस तरह यहां पर भी 0 आ गया, तो यहां लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ गई। जब तक ये कांस्टेंट टर्म रहेगी, ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। कांस्टेंट टर्म अगर इसमें नहीं है, कोई भी तमाम वेरिएबल्स हैं या फिर 0 है, तो फिर ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब इसको रिड्यूस करने के बाद ये चीज बनाई हुई है, यानी कि एक्लॉन फॉर्म जैसे अप्लाई करते हैं, रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस, उसके जरिए से मैट्रिक्स को चेंज करके इस तरह से लिखा हुआ है। राइट साइड उसकी एज इट इज वो 0 है, सारे कांस्टेंट टर्म्स उसमें नहीं है, तो वो 0 है। तो अब 2 क्वेश्चन है, एक में तो उसने रैंक पूछा हुआ है मैट्रिक्स का, और दूसरे में पूछा हुआ है हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस सिस्टम हैव। अब जो होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मेथड यूज करते हैं। इस वजह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो मेथड होता है, उसकी वजह से सोल्यूशन का हमें पता चलता है उसमें एक सोल्यूशन है या ज्यादा है, कितने सोल्यूशंस हैं उसको फाइंड आउट भी किया जाता है। 1 0 1 0 1 1 0 0 0 और यहां पर डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, और इसके साथ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जब हम अप्लाई बनाते हैं इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में रो ऑपरेशंस के जरिए से, तो फिर हम रैंक फाइंड कर सकते हैं और फिर हमें सॉल्यूशंस का भी पता चल जाता है। तो यहां पर वैसे देखने में क्लियरली नजर आ रहा है कि है क्या, लेकिन मेथड सिखाने के लिए इसको मैं ऑपरेशन लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली बात कर लेते हैं कैसे पता चल जाता है। यहां 1 है, इस 1 को इसमें से जब माइनस कर देंगे तो यकीनन 0 आ जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर दिया। 0 जब इसमें से माइनस होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इसमें से माइनस होगा, चेंज नहीं आएगा, 0 इसमें से माइनस होगा, चेंज नहीं आएगा। इसको हमने सेकंड रो को चेंज किया ही नहीं था, तो यहां मैंने लिख दिया कि R3 में से मैंने R1 को नेगेटिव करके ऐड कर दिया है, R1 को नेगेटिव करके R3 में ऐड कर दिया है। तो डायरेक्टली हमें नजर आ रहा था कि इसमें बनना यही है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 0 0 हमने बना लिया, इस 1 के नीचे भी हमने 0 बनाना है। 1 के ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे 0 बनाना होता है। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है 1 बनाना है, और 1 के ऊपर नीचे 0 बनाने हैं। तो ये वाले तो एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, थर्ड रो में चेंज आएगा। 1 पहले तो 0 इस 0 में से माइनस हुआ, फिर ये वाला 1 इस 1 में से माइनस हुआ, फिर ये 0 नीचे भेजकर माइनस किया, फिर ये 0 नीचे वाले में से माइनस किया। यानी हमने अब R3 में नेगेटिव R2 को ऐड किया है।
डायरेक्टली भी हमें इसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि जब इस रो को इसमें से माइनस करना है तो इसने जीरो हो जाना है, जब इस रो को इसमें से माइनस करना है तो इसने भी जीरो हो जाना है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इसको देख सकते थे। अब इसमें जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का है यानी ए का, और अगर कंप्लीट को देखा जाए तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब पहला जो क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहीं से हमें पता चल जाएगा सिर्फ इतने का हमने रैंक देखना है। और रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, पहली ये वाली, इसमें एक नॉन जीरो आ गया, सेकंड रो में भी एक नॉन जीरो मौजूद है, थर्ड रो में कोई नॉन जीरो नहीं, इसलिए थर्ड रो काउंट नहीं होगी, सिर्फ नॉन जीरो रोज काउंट करनी थी, 2 है, इसलिए जो रैंक बन गया इसका वो है 2। इसके बाद सॉल्यूशंस पे बात करनी है, तो सॉल्यूशंस के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो ये है कि जब भी हम ये फॉर्म बना लेते हैं, इस फॉर्म बनाने के बाद रैंक देखना होता है, रैंक ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए बी, ये आपस में बराबर होने चाहिए। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर जीरो पे हम डायरेक्टली निशान लगा लेते। यहां पे देख लें ऐसा है या नहीं। इसका रैंक हमने चेक कर लिया है, रैंक इसका 2 है, और कंप्लीट का रैंक देखें, कंप्लीट रोज कंसिडर करें इसको, अब यहां से लेके यहां तक नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये सारी जीरो रो है। इसका मतलब है रैंक दोनों के बराबर है, इसका भी रैंक 2 है और कंप्लीट मैट्रिक्स का भी रैंक 2 है, रैंक आपस में बराबर है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब देखना है 1 सोल्यूशन है, 4 या इनफाइनाइट है। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर रैंक्स आपस में बराबर हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में बराबर हैं, इसके बाद तीसरी चीज है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर ये दोनों आपस में बराबर होने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, यानी 1। अब यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स का कैसे पता चलेगा? इसी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स, वाई और जेड, 3 वेरिएबल्स हैं, जबकि रैंक दोनों का आया है 2। इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं है, 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, उसके बाद 4 और इनफाइनाइट बाकी बच गए हैं, उसको कैसे देखेंगे? अब 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो रैंक बराबर होने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगे, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस होंगे, क्योंकि रोज भी उतनी ही होती हैं जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए रैंक ग्रेटर नहीं आ सकता, लेस ही होगा। तो दूसरी कंडीशन ये वाली है कि अगर रैंक्स आपस में बराबर हैं लेकिन लेस हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, वेरिएबल ज्यादा हैं, रैंक कम है, तो फिर क्या होता है? देन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं इस केस के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ b डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट ए सिंगल पॉइंट। आगे ऑप्शंस हैं 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह से होगा, एक पैराबोला की तरह, चाहे वो इस तरह से हो पैराबोला, या इस तरह से पैराबोला हो, इस साइड पर हो, इस साइड पर हो, या किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन होगा पैराबोला का ग्राफ। अब इसमें पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। या तो इस तरह से होगा कि पैराबोला इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को इस तरह से 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर लेगा, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि पैराबोला इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह की इक्वेशन है इसमें इसमें a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है जैसे ये इक्वेशन है, तो फिर पैराबोला इस तरह का होगा। अब एक जगह पर एक पॉइंट पे टच करने का ये मतलब होगा कि हम इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है
इसमें बी, ए और सी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो वाले मैंने कोफिशिएंट्स यूज़ किए हैं, इस इक्वेशन के यूज़ नहीं किए क्योंकि जनरल बता रहा हूँ मैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें टेक किया जाता है 0 के इक्वल अगर एक पॉइंट पे टच करना है। अगर 2 पॉइंट्स पे टच करता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होती है। और अगर टच नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होती है वैल्यू। अब जो क्वेश्चन है इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है सिंगल पॉइंट पर, इसका मतलब है कि ये वाला केस है। अब इस केस के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें आप इसी तरतीब से बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। बी स्क्वायर, इसमें बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4a और c की वैल्यू भी कांस्टेंट भी इसमें a है, इसको रखना है हमने 0 के इक्वल। तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। वैल्यू ऑफ b फाइंड करनी है हमने, इसलिए 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, b इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली कंप्राइजेज ऑफ 4 मेल 3 फीमेल मेंबर्स। If a subcommittee consisting of 2 male and 2 female is to be formed, how many different combinations are possible? अब इसमें टोटल मेंबर्स हमें गिवन है 4 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, ये टोटल मेंबर्स गिवन है। इन टोटल मेंबर्स में से हमने जो सिलेक्ट करने हैं, यानी सब कमेटी हमने जो बनानी है, उसके लिए जो सिलेक्शन करनी है वो 2 मेल और 2 फीमेल है। इसका मतलब है कि जो सिलेक्शन होगी 2 मेल 2 फीमेल की होगी, ये सिलेक्शन है। टोटल n से शो किया जाता है और सिलेक्शन को हम r के साथ शो करते हैं। अब इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, अलग अलग हैं। 4 मेल में से 2 मेल सिलेक्ट करने हैं, यानी 4c2। हमें कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन 2। अब हमें जो कमेटी बनानी है वो एक ही है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। 3 फीमेल हैं टोटल, उनमें से 2 फीमेल हमें सिलेक्ट करनी है। तो 4 फीमेल की सिलेक्शन हो गई, 4 टोटल मेंबर्स की सिलेक्शन हो गई। 2 मेल की है 4 में से और 2 फीमेल हैं 3 में से। तो यही प्रोडक्ट हमारा आंसर होगा 4c2। अब कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने का जो शॉर्ट मेथड होता है वो ये होता है कि हम नीचे जो भी नंबर होता है उतने नंबर तक आप इसका जो फैक्टोरियल है उसको एक्सपैंड कर देते हैं, यानी 4 इंटू 3। सिर्फ 2 मेंबर लिखेंगे क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे आ जाता है, तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 है और नीचे कॉम्बिनेशन 2 है, तो इसके भी 2 डिजिट्स तक आप ओपन करें, 3 और 2। नीचे 2 है, 2 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 12/2 और ये 6/2 और 6 इंटू 3 18 आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। A bag contains 4 red balls, 3 green and 1 blue ball. A student picks 2 balls from the bag one after another without replacement. Given that the first ball picked is blue, what is the probability that the second ball is also blue? टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं 4 रेड, 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 1 ब्लू बॉल है। जो सिलेक्शन है वो 2 बॉल्स की सिलेक्शन है। पहले एक बॉल निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बॉल निकाली और साइड पे रख दी, दोबारा बैग में मिक्स नहीं करनी। दूसरी बॉल फिर निकाल ली बैग में से। तो जब हम बैग में से बॉल को निकालते हैं, टोटल बॉल्स इतनी है, एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी उसने बताई है पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ब्लू? तो यहां पे फर्स्ट बॉल गिवन दैट, ये हमें गिवन है, फर्स्ट बॉल पिक्ड इज ब्लू। तो फर्स्ट बॉल अगर पिक की जाती है तो वो ब्लू है, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फिर एक बॉल ब्लू है, टोटल कितनी बॉल्स है? 4 + 3 7 + 1 8। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी है पहली बॉल के ब्लू आने की। सेकंड बॉल, क्योंकि एक बॉल निकाली है साथ, अब दूसरी बॉल भी निकालनी है तो मल्टीप्लाई होगा। सेकंड बॉल भी ब्लू आ जाती है। अब ब्लू
बॉल जो है वो एक ही थी, वो निकाल ली हुई है पहले, दोबारा से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी ब्लू बॉल दोबारा से नहीं निकाली जा सकती क्योंकि है ही नहीं बैग के अंदर। अगर 2 बॉल्स होती तो फिर 1/8 इंटू 1/7 होता, तो यहां पर भी 7 आना चाहिए 8 की बजाय। 7 इस वजह से आ रहा है कि एक बॉल निकाल दी है, टोटल 8 थी, टोटल 8 बॉल्स हैं, 8 में से एक बॉल निकाली तो 1/8 प्रोबेबिलिटी, अब निकालने के बाद बाकी बॉल्स रह चुकी हैं 7, टोटल बॉल्स अब 7 हैं और ब्लू उसमें नहीं है तो 0/7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा इसका 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट x, और स्क्वायर रूट के अंदर x क्यूब भी है, डिवाइड बाई x पावर -3, देन अब ऑप्शन में y की वैल्यूज हैं, यहां बीटा में भी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x है, तो ये वाली y की वैल्यूज हमें बनानी है, यानी y को सिंप्लीफाई करना है, लॉगरिथम की फॉर्म में और सिंप्लीफाई करना है। वैसे लॉगरिथम का चैप्टर तो एफएससी में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस समझ लें कि जनरल मैथ के कुछ क्वेश्चंस ई-कैट में आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 भी जो कि मौजूद है आपके सामने है। तो इसी तरह लॉग वाला क्वेश्चन नंबर 12 भी शामिल है इसके अंदर। तो लॉग वाले क्वेश्चन लाजमी 3 साल से आ रहे हैं ई-कैट में। तो इसको अब सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। y लॉग है, स्क्वायर रूट x है, स्क्वायर रूट x क्यूब है, और जो x पावर -3 है इसे भी हम ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से हो गया। तो लॉग, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है और लॉग अप्लाई हो रहा है, इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा। लॉग ऑफ m इंटू n अगर होगा तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n होता है। इसी तरह से लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ, इसकी बेस भी x है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, x क्यूब होगा, इसी तरह प्लस लॉग ऑफ x क्यूब बेस x है। इसकी जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 बेस x, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3, तो पावर 3/2, और ये तो पहले से इसकी पावर क्यूब में लिखी हुई है अलहदा से। अब इस पे हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/2 लॉग x, 3/2 लॉग x बेस x, और इसी तरह क्यूब लॉग x बेस x। लॉग x और बेस x अगर ये नंबर और बेस सेम होती है तो आंसर इसका 1 होता है, तो ये 1/2 इंटू 1 आ जाएगा, 3/2 इंटू 1, और इसी तरह 3 इंटू 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम टेक कर लें, 2, 1 प्लस 3 प्लस 6, 10/2, आंसर आ जाएगा x इक्वल टू y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसको डायरेक्टली भी आप देख सकते थे, x की पावर्स जो हैं वो सारी इकट्ठी कर लें, x की तमाम पावर्स आपस में इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करने के बाद उस पावर को शुरू में लिख दें, तब भी आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉग x बेस 3 है, लॉग 2x माइनस 1 बेस 9 है। बेसिस डिफरेंट है इनकी, अगर बेसिस डिफरेंट है तो फिर हम इनको कैसे सॉल्व करें? ऑप्शंस के जरिए से हम बैक सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना लेंथी प्रोसेस होगा तो बैक सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पर 0 पुट करके देखें दोनों तरफ, यहां 0 पुट करते हैं तो log ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है इसका मतलब है 0 तो आंसर नहीं हो सकता। 1 पुट करके देख लें, यहां पर अगर 1 पुट करते हैं तो log ऑफ 1 कितना होता है? कोई भी बेस हो, log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। राइट साइड में भी 1 पुट कर लें, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 बेस 9, log ऑफ 1 बेस जो भी हो आंसर 0 होगा। लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि ये राइट आंसर हो सकता है जिसमें हमने 1 पुट किया है। 3 पुट करके वैसे ही चेक कर लेते हैं, अगर यहां पे 3 आ जाए, यहां पे भी 3 आ जाए, और 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5
बेस 9, आपस में इक्वल आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर 1 आ रहा है और इसका 1 नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है। इसी तरह 9 भी पुट करके देख लेंगे तो 9 से भी आंसर सेम नहीं आएगा, राइट साइड पे 1 आ जाएगा। 9 बेस 9, राइट साइड पे तो 1 आ रहा है, नंबर और बेस सेम है। और यहाँ पे log ऑफ 9 बेस 3, इसका मतलब ये होगा 3 की कौन सी पावर लें तो आंसर 9 आता है, वही इसका आंसर होगा। आंसर इसका बनता है 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी इक्वल नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, x इक्वल टू 1। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13, अ फंक्शन f of x is equal to sin 2x plus theta at what values of x in radians f of x equal to 0। f of x हमें गिवन है, इसको 0 कर दें, 0 कर दिया। अब साइन की वैल्यू 0 कौन से एंगल पर होती है, साइन की वैल्यू 0 हमेशा x एक्सिस पर होती है, कंप्लीट x एक्सिस पर साइन की वैल्यू इस तरफ भी 0 होती है और इस तरफ भी 0 होती है। और x एक्सिस के एंगल्स 0 और पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह नेगेटिव साइंस के साथ भी। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पर जो एंगल्स होते हैं उन्हें अगर हम जनरली डिनोट कर लें, पहले मैं सारे लिख लेता हूं तो आगे आसानी से समझ आ जाए। 0 है, +1 एंड प्लस -1 पाई, ±2 पाई, सो ऑन, इस तरह से ये एंगल बनते जाते हैं। जनरलाइज इनको करना है तो इसको मैं n पाई लिख लेता हूं, n बिलोंग टू z कर लेता हूं। क्वेश्चन में n की जगह k यूज हो रहा है तो इसको k पाई भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। k बिलोंग टू z है, वो तो सेम है, तो x इज इक्वल टू k पाई बनता है। अब यहां पर साइन की वैल्यू इस एंगल पर 0 आ रही है, इसका मतलब है कि आंसर ये वाला क्या बनेगा, किसके इक्वल आएगा, k पाई, 2x प्लस थीटा विल बी इक्वल टू k पाई के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें से हमें x को निकालना है, तो 2x इक्वल टू k पाई माइनस थीटा एंड x इक्वल टू k पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये ऑप्शन बनती है डी, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, which of the following functions is not continuous, cos theta secant sin plus cos, cos minus sin। तो कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, कंटिन्यूस फंक्शन कहां पे होता है कहां पे नहीं होता। उसके लिए सिर्फ हमें यह देखना है कि इनका ग्राफ देखा जाए, अगर cos का जो ग्राफ होता है यहाँ 1 अगर वैल्यू है तो 1 से स्टार्ट होगा, इसी तरह यहाँ -1 है, मिनिमम -1 तक, और ये कंप्लीट लेयर बनती जाएगी, कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं आएगा। अगर इसमें ग्राफिकली कहीं पर ब्रेक आ जाए तो उसका मतलब होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो कॉस फंक्शन, इसी तरह साइन फंक्शन, इसका ग्राफ यहाँ ओरिजिन में से पास करता है और इसी तरह की वेव होती है, और ये भी कहीं पर ब्रेक नहीं होती, वेव सो ऑन चलती रहती है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी चलती रहती है। इसका मतलब साइन और कॉस दोनों जो फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। लेकिन सीकेंड का ग्राफ अगर हम देख लें तो सीकेंड का ग्राफ कॉस के ग्राफ का रेसिप्रोकल है। सीकेंड जहां पर कॉस ने 0 होना है उन दोनों जगहों पर सीकेंड ने अनडिफाइंड हो जाना है, क्योंकि सीकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस। इसी तरह इसकी वैल्यू 1 से नीचे नहीं आ सकती, तो उसका ग्राफ तकरीबन ऐसा होगा, इस तरह से इसका ग्राफ होगा, पैराबोला टाइप, ये भी इस तरह से होगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे इसके साथ चलता जाएगा जहां पर 90 और -90 है, इस तरह का ग्राफ है। दोबारा से इसका ग्राफ -1, 90 के बाद 180 तक, ये इस तरह से चलेगा। ब्रेक आ गया इसमें, ये पीस अलहदा है ग्राफ का, ये पीस अलहदा है, यहां पर भी एक पीस इसी टाइप का बनेगा, इसी तरह नेक्स्ट पीस यहां पे है और इसका नेक्स्ट इस तरफ से है, तो ये इस तरह से बनते जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कंटिन्यूटी ग्राफ के अंदर नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि सीकेंड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अगर ग्राफ याद हो तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हैं सीकेंड थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ x इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री माइनस कॉस 22.5 डिग्री होल स्क्वायर, व्हाट इज x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सारे एक्सप्रेशन का आंसर बताना है क्या आता है। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री और -2
साइन 22.5 इंटू कॉज 22.5 डिग्रीज। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल सेम हो तो आंसर 1 आ जाता है, तो इन दोनों का सम 1 के इक्वल आ गया, -2 साइन 22.5 डिग्री एंड कॉस 22.5 डिग्री। इसको भी डायरेक्टली हम लिख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक स्टेप ज्यादा कर लिया इसमें कि 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, एंगल सेम है आप उसे अल्फा समझ लें, तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 अल्फा का, तो आप लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 22.5 डिग्री, तो ये बनता है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू लगा लें, यही आंसर होगा, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ x इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0.5 पावर n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और ऑप्शंस हैं आगे इसके बाद। समेशन का मतलब ये होगा कि ये एक सीरीज है, इसमें n की जो रिप्लेसमेंट आपने करनी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तमाम जो इंटीजर्स हैं वो रिप्लेसमेंट आप करते जाएंगे, दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे, जैसे कि 0.5 प्लस 0.5 पावर 2, 0.5 पावर 3, so on to positive side, and 0.5 पावर 0, 0.5 पावर -1, so on to negative side। तो इन तमाम का सम रिक्वायर्ड है कि क्या आता है। अगर इसमें 0.5 है तो पावर इसकी n है, n की जगह मैं को पॉजिटिव वैल्यू लगा दूं तो वो यकीनन वो तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लगा दूं, जैसे कि ये मैंने लगा दी, 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है, तो जब -1 को आप खत्म करने के लिए इसे पॉजिटिव करना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे वाले 2 को ऊपर ले आएंगे, 2 की पावर जो -1 है वो अब 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर पावर -2 पुट कर दें तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, अगर पावर -3 पुट कर दें तो ये 2 की पावर 3 होती जाएगी। अब इन तमाम को आप ऐड करते जाएंगे, 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन, कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, उस नंबर का नहीं पता, यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक ये पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 2 के बाद 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 के बाद 2 पावर 4 16 होगा, 2 पावर 5 32 होगा, बढ़ता जाएगा, और इस बढ़ते हुए नंबर को जब ऐड करेंगे तो आंसर में इनफाइनाइट ही आ सकता है, कोई एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है ये। अप्रोचिंग टू 0 होता तो फिर इसका सम हम फाइंड कर सकते थे सीरीज के फॉर्मूले से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, dy over dx minus y, which of the following is true। आगे ऑप्शंस हैं, इसमें t लिखा हुआ है, y of t, जबकि क्वेश्चन में x है, t नहीं है। तो देख लें इसको, सेपरेटिंग वेरिएबल्स पहले हमने करना है इसमें, -y dx को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, y को dy वाली साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस को वहीं पर रहने दें। सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये। तो y 1 ओवर y होता है log ऑफ y, और इस तरफ -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ लिख लेते हैं। log को खत्म करने के लिए इस साइड पर एंटी लॉग यानी e लिखा जाएगा। तो y की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ e पावर सम नंबर है, और यहां पर e पावर सम नंबर वाली ऑप्शन सिर्फ c है, तो इसलिए आंसर c होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें, इफ y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू t dt। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, 3.6 एक्सरसाइज की वीडियो है, डेफिनेट इंटीग्रल्स उसका टॉपिक है, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है, प्रॉपर्टीज भी उस वीडियो में मौजूद है, आप देख लीजिएगा, लिंक में गिवन है। तो -1 से 1 है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी मॉड होगा तो आपने इस मॉड को ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ पे करना होता है, टी मॉड है, जो भी नंबर यहां पे आता है उसको आप 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो 0 के इक्वल करने से t की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, अगर t -1 होता तो t की वैल्यू 1 आ जाती, t की वैल्यू 0 आ रही है तो 0 पर ये ब्रेक हो जाएगा, -1 से 0, इसी तरह 0 से 1, -1 से 0 हो गया, और फिर 0 से लास्ट वाली 1, यानी -1 से 1 तक ही मैंने लिमिट लगाई है, 0 दरमियान में ऐड हो गया है। और यही वाला मॉडुलस के बगैर t dt आप लिख देते हैं, दरमियान में आप प्लस लगा देते हैं। अब ये दोनों पार्ट, इसके 2 पार्ट्स बन गए, दोनों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट ने लाजमी नेगेटिव होना होता है,
ठीक है। अब नेगेटिव कौन सा पार्ट होगा उसको हम कैसे चेक करते हैं, -1 से 0 तक कोई भी वैल्यू आप t में पुट कर दें तो आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। 0.5 पुट कर दें नेगेटिव, तो नेगेटिव 0.5 आ रहा है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक माइनस यहां पे लगा देते हैं, लेकिन 0 से 1 वाली तमाम वैल्यूज पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल्स, ये डेफिनेट इंटेग्रल्स ये बनती है। तो ये वाली ऑप्शन इसमें देख लें, 0 से 1 -1 टू 0, 0 से 1 और -1 टू 0, ऑप्शन बनती है सी। इसके बाद और क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, इन तीनों के लिए ये हमें डाटा पहले से गिवन है। अ सर्कल विद रेडियस 1 सेंटर्ड एट कोऑर्डिनेट्स z 0 इंटरसेक्ट्स अ स्ट्रेट लाइन एट 2 कोऑर्डिनेट्स c and d as shown in figure below. The figure is not drawn to scale. Answer the following 3 questions using above information. Question number 19 में if w is equal to -3 and z is equal to 4, the equations of the circle and the straight line are. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों हमने इनमें से फाइंड आउट करनी है, जबकि w की वैल्यू -3 गिवन है, z की वैल्यू 4 है। अब z की वैल्यू 4 है, z कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है, यानी z में जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है वो z है और जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा, तो सेंटर इसका क्या बनेगा 4 और 0। अब देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन से सर्कल ऐसे हैं जिनका सेंटर 4 0 पे लाई करता है। तो 4 0 के लिए इसका पहले आप सेंटर देखें। सेंटर का जो फॉर्मूला होता है इस किस्म के सर्कल का, जनरल इक्वेशन का, वो होता है -g -f, ये सेंटर का फॉर्मूला होता है। अब इसमें g कहाँ से आता है और f कहाँ से आता है, ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये 2g होता है, x का कोफिशिएंट 2g और जो y का कोफिशिएंट है वो 2f होता है। इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है, लिहाजा f की वैल्यू तो 0 है और g की वैल्यू इसमें आ जाएगी -4। जब इसको वहां पुट कर देंगे सेंटर में तो ये बनेगा 4 0। तो सेंटर है 4 0, इस a का सेंटर 4 0 है, b भी वही है, इसका भी सेंटर 4 0 है और सेंटर हमें जो गिवन है 4, z की वैल्यू 4 है, यहां पे अगर 4 आ जाएगा तो ये भी 4 0 सेंटर बनता है। इसका मतलब है गिवन के मुताबिक या तो आंसर a है या तो आंसर b है। अब सिर्फ डिसाइड करना है इस इक्वेशन ने, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए भी आप बैक सॉल्व करके देख लें। अगर आप -3 को यहां पुट कर देते हैं, w की वैल्यू है ना -3, यहां -3 पुट करते हैं तो पॉइंट क्या बनेगा 0 -3, पॉइंट 0 -3 इस लाइन का पॉइंट बनेगा। आप इनमें से पुट करके देख लें, इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों का सेंटर गिवन सेंटर के साथ मैच कर रहा है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो इन दोनों में से आप पुट करके देख लें। क्या पुट करना है आपने 0 -3, 0 यहां लगा दें, y की जगह x की जगह पे 0 और -3 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 और -3 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। बैक सॉल्व करने, इसका मतलब हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हमें फिगर की हेल्प से मजीद देखना पड़ेगा। हमें ये गिवन था कि इसका सर्कल का रेडियस 1 है। अगर सर्कल का रेडियस 1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है और z की वैल्यू हमें 4 गिवन है, इस वजह से ये डिस्टेंस 1 है तो 4 में से आप 1 माइनस कर लें। c जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक एट 3 है, यानी c पर x की वैल्यू 3 आ रही है। तो c के कोऑर्डिनेट्स, ये वाला जो c है, ये जो c मैंने लिखा हुआ है ये सेंटर के लिए लिखा हुआ था। अब इस c की बात हो रही है, इस c पर जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, x की वैल्यू 3 आ रही है और x के ऊपर ही पॉइंट लाई करता है, y की वैल्यू 0 है और w की वैल्यू हमें गिवन है -3, तो ये 0 -3। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, इसकी हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 जब करेंगे तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 जब करेंगे तो 3 माइनस 0, 3/3 1 आ जाएगा, स्लोप 1 है। इसके बाद इक्वेशन है, अगर एक पॉइंट हमें गिवन है तो हम ये वाली यूज कर सकते हैं। स्लोप हमने पहले फाइंड आउट कर ली, स्लोप यहाँ पे लगा लेते हैं, कोई भी पॉइंट यूज कर लें। अब पॉइंट कौन सा यूज करें, हम ये वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो x1 की जगह पे हम लगा देंगे 3 और y की वैल्यू इसमें 0 है तो y1 की जगह हम 0 लगा देंगे। अगर आप ये वाला पॉइंट भी यूज करेंगे आंसर फिर भी सेम आएगा। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3।
अगर इसको इस तरफ ले आए तो y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है। y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि ए ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि आंसर होगा ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है व्हाट आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ सर्कल इज गिवन एंड स्ट्रेट लाइन इज आल्सो गिवन। हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का तरीकेकार ये है कि आप यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, यहां पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से x आता है, दोबारा उसमें पुट करते हैं, y आ जाता है। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। लेकिन यहां हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी गिवन है ऑप्शंस में, हम इसको बैक सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट्स को बारी बारी पुट करते जाते हैं जिससे सेटिस्फाई हो जाए दोनों इक्वेशंस, वही आंसर होगा। 2 0 को पहले पुट कर लें यहाँ पर, x की जगह 2, y की जगह 0। 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, y की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है, और देखिए आंसर 0 आता है कि नहीं। ये 4 है और माइनस 12 प्लस 8 0 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है 2 0 पॉइंट। अब अगर सर्कल में सेटिस्फाई हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन में भी सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसमें भी आप पुट करके देख लें। पॉइंट 2 0, y की जगह पे आएगा 0, x की जगह आएगा 2, जब पुट करेंगे तो ये भी राइट है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पॉइंट 2 0 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 1 भी सेटिस्फाई करता होगा और बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 0 किसी और ऑप्शन में मौजूद नहीं है और 2 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा यहीं तक ही काफी है। इसका आंसर ए होगा। 21 देख लें। व्हाट इज द एंगल थीटा इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल वही है जो पिछले क्वेश्चन 20 में है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी वही है जो पिछले क्वेश्चन में लिखी हुई है। और पिछले क्वेश्चन के मुताबिक हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 2 मिले हैं, सर्कल के और स्ट्रेट लाइन के, 2 0 और 3 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट्स हैं 2 0 और 3 1। अब 2 0 कहां होगा, एक्स एक्सिस पर, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन नंबर 21 के लिए 2 0 हैं और जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स 3 1 है। 20 और 21 दोनों में इक्वेशन सेम थी, इसलिए हमने उसका आंसर टेक कर लिया 2 0 और 3 1। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड था एंगल, तो एंगल के लिए मजीद हम देख लें कि यहां पर जो z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, z की वैल्यू ये सेंटर पे है, तो सेंटर है, इसका मतलब है z जो है वो x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट सेंटर के जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो ये वाले हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट माइनस जी होता है और माइनस जी कहां से आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट हमें इसमें गिवन है -6। तो g की वैल्यू आ रही है -3, g की वैल्यू आ रही है -3। इसको जब यहां पुट कर देंगे आप तो सेंटर बन जाएगा 3 और f वो तो 0 ही है क्योंकि यहां पे z जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर जो गिवन फिगर है उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसका सेंटर 3 0 और जो स्ट्रेट लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिले हैं वो यहां पे लगा लेते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह से डायग्राम बन गई। अब ये 3x की वैल्यू, इस पॉइंट में भी x की वैल्यू 3 है, दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बन गई और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पहले से मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा रिक्वायर्ड है, तो ये थीटा रिक्वायर्ड जो एंगल है ये कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा आंसर होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू। इस मैट्रिक्स में हमें गिवन है अल्फा बीटा गैमा फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में देखें तो बीटा प्लस गैमा। अगर अल्फा उसमें ऐड कर दें, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड कर दें तो अल्फा उसमें ऐड हो रहा है। इसी तरह सेकंड जो A22 पोजीशन है वहां बीटा ऐड हो रहा है और A23 पोजीशन जो है वहां पर A32 जो पोजीशन है वहां पर गैमा ऐड हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यही बनेगा इसके सेकंड कॉलम में। तो यहां लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यहाँ 1 1 1 है। ये डिटर्मिनेंट है। मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड किया है। अब अगर आप सेकंड कॉलम में जो वैल्यू हमें नजर आ रही है इसको कॉमन टेक कर लें तो यहाँ रह जाएगा अल्फा
बीटा गैमा 1 1 रह जाएंगे बाकी। थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल कॉलम है। अगर आइडेंटिकल दो कॉलम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट में तो उसका रिजल्ट आ जाता है 0। इसलिए 22 क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लें। द स्लोप ऑफ द कर्व इज 15। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव टेक करते हैं और उसमें पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट पर स्लोप रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पॉइंट तो गिवन नहीं है लेकिन स्लोप उसने 15 कह दी है, तो हमने काम वही करना है कि इसका डेरिवेटिव टेक कर लेते हैं। 3x² माइनस 6x माइनस 9, इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया और इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है कि वो 15 है, यानी स्लोप 15 है। जो भी पॉइंट है उसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां से 15 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो 3x² माइनस 6x और माइनस 24, 3 कॉमन टेक कर लें तो बाकी रह जाएगा x² माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 कॉमन टेक करके आप लेफ्ट साइड पे से डिवाइड कर देंगे, 0/3 0 हो जाएगा। अब यहां इसके फैक्टर्स बना लें आप। इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? +2 और -4। अब यहीं से हम इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जो भी इसके फैक्टर बने हैं 2 है तो ये कंडीशन तब के लिए होती है कि जब x² का कोफिशिएंट 1 होता है। अब यहां पर x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो रिजल्ट होगा वो -2 होगा। x की वैल्यू -2 और इसी तरह दूसरा जो कोफिशिएंट आ रहा है -4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी +4, यानी -2 और +4 ये 2 आंसर होंगे। इसको मजीद हम कंप्लीट सॉल्व करके भी देख लेते हैं। x कॉमन टेक कर लें, x +2 कॉमन आ रहा है, x -4, यहां से x +2 को सेपरेट करना है 0 और x -4 को सेपरेट 0 कर लेना है, तो x -2 और 4 यही रिजल्ट जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट तभी आ सकता है जब x² का कोफिशिएंट 1 होगा। तो -2 और 4 इसका रिजल्ट है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देख लें। 24 और 25 दोनों के लिए सामने फिगर ड्रॉ की गई है पहले से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 to 4, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। और डायग्राम सामने है, फंक्शन हमें गिवन नहीं है, x ऑफ t हमें गिवन नहीं है, उसकी डायग्राम गिवन है सिर्फ। तो इस डायग्राम में देखें तो ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है हमें। इसकी बेस 1 है, इसकी हाइट भी 1 है। बेस और हाइट 1 है तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इसका एरिया होगा। इसी तरह ये भी ट्राइंगल है, 1/2 एरिया होगा। ये भी ट्राइंगल है, 1/2 इसका एरिया होगा क्योंकि बेस और हाइट तीनों की सेम है। और यहां पर जो बॉक्स है ये एक स्क्वायर है, इसकी बेस 1 है, इसकी हाइट 1 है, तो इसका एरिया भी 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एरियाज मौजूद हैं लेकिन एरिया नहीं पूछा हुआ, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है। जब इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है तो उसमें बिलो दी एक्स एक्सिस जो भी ग्राफ आएगा, ग्राफ का जितना भी पोर्शन आएगा वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। जो अबव दी एक्स एक्सिस आता है उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इस वजह से ये वाला जो 1/2 है ये नेगेटिव कंसिडर होगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ 1.5 एरिया जो होगा 1.5 यानी 1.5, तो रिजल्ट होगा 1.5। लेकिन अगर इसमें वैल्यू की बजाय एरिया पूछा गया होता तो फिर ये वाला एरिया नेगेटिव कंसिडर नहीं होना था। जब एरिया पूछा जाएगा तो बिलो हो या अबव हो उसे पॉजिटिव हमने खुद ही कर लेना होता है। लेकिन अगर वैल्यू पूछी जाए तो बिलो दी एक्स एक्सिस वो नेगेटिव ही कंसिडर की जाती है। इसलिए वैल्यू थी तो 1.5, अगर एरिया पूछा होता तो ये तमाम आपस में ऐड हो जाते, हाफ एंड हाफ, 1 1 + 1 2.5, 2.5 रिजल्ट होता। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। इसमें हमें गिवन है कि y ऑफ t डेरिवेटिव होगा x का और हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 1.5 हर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, y ऑफ 1.5, और y ऑफ 3 भी हर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो y ऑफ 1.5 यानी कि अब जो वैल्यू x की है या t की जो वैल्यू यहां पे पुट हो रही है वो t की वैल्यू 1.5 है, 1 यहां पे है तो 1.5 यहां पे होगा। 1.5 पर इसका डेरिवेटिव देखना है हमने, dx/dt। तो डेरिवेटिव यानी इसकी स्लोप होगी। इसकी स्लोप यहां पे जो है डायग्राम के मुताबिक ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इस वजह से यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस होने की वजह से स्लोप बन जाएगी
0। तो y ऑफ 1.5 क्या आ जाएगा 0। अब 0 C ऑप्शन में भी है और D ऑप्शन में भी है, A और B में नहीं है, लिहाजा A और B इसके आंसर नहीं हो सकते, C है या D है। इसके बाद y ऑफ 3 रह गया, इसको चेक कर लें क्योंकि दोनों में ये डिफरेंट है, इसी से डिसाइड हो सकेगा आंसर कौन सा है। तो y ऑफ 3 का मतलब है कि अब आप 3 देखें कहां पर है, यहां पर t की वैल्यू 3 है और यहां पर इसकी स्लोप क्या है, डेरिवेटिव कहा गया था, तो स्लोप इसकी क्या बनती है, इसकी स्लोप, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहां एंगल होगा 45 का। इस तरफ इसका बाकी एंगल कितना होना चाहिए अब, क्योंकि ये कंप्लीट, अगर इसको मैं बॉक्स बना लूं तो 45 इस तरफ एंगल बाकी बचता है और ये वाला एंगल 90, टोटल बन जाएगा 135। तो इस लाइन की जो स्लोप बनेगी वो tan 135 से मिल जाएगी। सेकेंड ईयर चैप्टर 4 में आपने स्लोप का मेथड पढ़ा हुआ है, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पे 135 डिग्री आ रहा है, tan 135 माइनस 1 के इक्वल होता है, इसलिए y ऑफ 3 माइनस 1 होगा और इसका आंसर होगा D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 फॉर फिजिबल रीजन x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 इज। अब इसमें इक्वेशन जो हमें गिवन है ये वाली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये। अब अगर पैराबोला है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि ग्राफ इस तरह का है, यानी ओपनिंग अबव, तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू होगी। अब मिनिमम वैल्यू ही पूछी गई है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू लाई भी करती है और हमें ऑप्शन से भी अंदाजा हो रहा है कि इसमें ग्राफ इसी शेप का बनना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस वजह से। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का जो शॉर्टकट मेथड होता है वो ये होता है कि आप इसका डेरिवेटिव टेक कर लें, सिर्फ इसका डेरिवेटिव टेक कर लें और उसको 0 कर दें। 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/2, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू इसमें आ रही है 1, यानी x की वैल्यू 1 पर ये वाला ग्राफ मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो x इक्वल टू 1 कहाँ पे, इस ऑप्शन में x इक्वल टू 2 है, माइनस 2 है, 0 है और 1 इसमें है, इसका मतलब है कि ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ f1 of x इक्वल टू 1/3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a and the same function with constant term plus b, then which one is correct? अब तमाम जो ऑप्शंस हैं इसमें हम देखें तो डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज या सेम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज की बात हो रही है, और जो दूसरा इसका पार्ट है इन तमाम ऑप्शंस में वो स्टेशनरी पॉइंट्स का है, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो देखें, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव टेक करते हैं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन जिसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दें या 0 के बराबर आता हो तो वहीं पर स्टेशनरी पॉइंट लाई करते हैं। तो इसलिए हम f1 ऑफ x का भी डेरिवेटिव कर लें, उसको 0 कर लें, इसी तरह f2 ऑफ x का भी डेरिवेटिव कर लें और उसको भी 0 कर लें, तो दोनों के स्टेशनरी पॉइंट हासिल हो जाएंगे। जब हम डेरिवेटिव टेक करेंगे तो डेरिवेटिव टेक करने से कांस्टेंट टर्म a इसकी खत्म हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म b इसकी भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसके जो आंसर आएंगे डेरिवेटिव को 0 करने के बाद वो सेम आएंगे, तो स्टेशनरी पॉइंट तो सेम होने चाहिए। अब देखें, ऑप्शन ए में स्टेशनरी पॉइंट डिफरेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में स्टेशनरी पॉइंट डिफरेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में स्टेशनरी पॉइंट सेम लिखे हुए हैं और ऑप्शन डी में भी स्टेशनरी पॉइंट सेम लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्टेशनरी पॉइंट डिफरेंट लिखे हुए हैं, जबकि डेरिवेटिव टेक करने से कांस्टेंट ए और बी खत्म हो जाएंगे, वो जो भी हों डिफरेंट हो खत्म हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा सेम। इसी तरह अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, जब हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, पुट करने के बाद कोई ना कोई x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। फर्ज कर लेते हैं कि वो x को वैल्यू आ जाती है f, कोई वैल्यू f आ जाती है। जब हम उस वैल्यू f को यहां पुट करेंगे तो यहां पुट करने से a में जब ऐड होगा तो एक आंसर आएगा, जब वही चीज दोबारा इसमें पुट करेंगे और उसमें b ऐड होगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि a और b सेम नहीं है, a और b डिफरेंट है। इस वजह से वैल्यू तो सेम आएगी स्टेशनरी पॉइंट से, लेकिन वो सेम वैल्यू जब फंक्शन में पुट होगी तो फंक्शन वैल्यू डिफरेंट a और डिफरेंट b की वजह से डिफर कर जाएंगी। इसलिए f1 और f2 की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं
वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट सेम होने चाहिए। यहां पर सेम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखा है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, तो एक ही ऑप्शन बाकी बच गई है सी, यही राइट आंसर है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 28 को। इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन विच वन इज करेक्ट? लोकल मिनिमम एट एंड लोकल मैक्सिमम एट। मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात हो रही है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम के बारे में। तो इसके लिए हमें पहले स्टेशनरी पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों केसेस में डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव टेक कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको रख लेंगे 0 के इक्वल, माइनस 4x प्लस 3 0 के इक्वल रख लें। अब यहां पे पेयर क्या बन रहा है, -3 और -1। इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट्स आएंगी x3 और x -1 और रिजल्ट आ जाएगा 3 और 1। अब ये दो वैल्यूज आ गई जो यहां पर भी गिवन थी 1 और 3, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव अगर हम ना भी करते तो हमारे पास वैल्यूज तो मौजूद है 1 और 3, लेकिन नन ऑफ अबव की वजह से हमें ये करना पड़ा। इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेक कर लें, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर -4। तो इसका एक और डेरिवेटिव करने से हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में हमने इन वैल्यूज को पुट करके देखना है। पहले आप 3 पुट कर लें, 3 पुट करने से यहां पर 6 - 4 कितना आ गया, 2, जो कि पॉजिटिव है। इसी तरह आप अब 1 पुट कर लें, इसमें पुट करने से -2 आ रहा है जो कि लेस देन 0 आ रहा है। जब भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, तो उसका मतलब होगा कि मिनिमम वैल्यू है, और जब नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब मिनिमम एट 3 एंड मैक्सिमम एट 1। मिनिमम एट 3, मैक्सिमम एट 1। तो देख लें कौन सी ऑप्शन बनती है, मिनिमम एट 3, मिनिमम एट 3, मैक्सिमम एट 1, ये ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों जो क्वेश्चंस हैं इस फिगर के जरिए से हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है द एंगल थीटा बिटवीन द सेगमेंट्स ओ ए एंड ओ बी इज। तो दो लाइंस हैं ओ ए और ओ बी। अगर ओ ए की हमें स्लोप मिल जाए, जिसको हम m1 का नाम देते हैं, और ओ बी की, दोनों की स्लोप के जरिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हम एंगल फाइंड कर लेंगे। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1। तो एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा पॉइंट a है, तो y2 3 है और y1 0 है। इसी तरह x2 1 है और x1 0 है, तो ये बन जाएगा 3। ओ बी की स्लोप हमें फाइंड करनी है, इसे हम m2 का नाम दे देते हैं। तो एक पॉइंट 0 0, दूसरा 2 1, तो y2 - y1, x2 - x1, ये दो स्लोप्स आ गई हैं। अब फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा m2 - m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m2 - m1 ये होगा 3 - 1/2, 1 प्लस 3 इंटू 1/2। एलसीएम टेक कर लें तो 6 - 1 5/2 और 2 + 3 5/2, कैंसलेशन आ जाएगी और 1 आंसर आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्लोप के जरिए से हमने अब एंगल फाइंड कर लिया। tan को इस तरफ ले आए, tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पर, तो आंसर होगा 45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है इफ ओ ए सी बी फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर। पैरेललोग्राम बताई गई है ओ ए सी बी। तो पैरेललोग्राम जब भी बनाई जाए उसका जो अननोन कोऑर्डिनेट होगा वो इजीली फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड आपको बताने जा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड ये है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सी के, उससे हमने एक्स वाई लिख लिया है, ये अननोन है एक्स वाई। सी के जो सामने वाला है वो माइनस होगा और जो उसके दूसरा डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। इसमें दो डायगोनल है, एक ओ सी है, एक ए बी है। सी अननोन है तो ए बी आपस में ऐड होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पहले ऐड कर लेंगे, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो एक्स के लिए आप ए का एक्स कोऑर्डिनेट लिखें, प्लस कर दें उसमें बी का एक्स कोऑर्डिनेट। इसके बाद जो सी के अपोजिट वाला वर्टेक्स है उसको इसमें से माइनस कर दें। सिमिलरली आप वाई के लिए आ जाएं,
जो A है इसमें y कोऑर्डिनेट है 3 और B का y कोऑर्डिनेट है 1 और C के अपोजिट का जो कोऑर्डिनेट है O का वो है 0। तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 और 4 और आंसर आ जाएगा A। अब ये ECAT 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें पायास 2019 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करना है, उसमें मैथ का जो पोर्शन है वो मैंने सॉल्व करना है।